वेलकम टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड क्लास करेंगे। पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ा था सॉल्यूशन क्या होता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, सॉल्यूट के बारे में पढ़ा था, सॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था, सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा था, सॉल्यूट सॉल्वेंट को किस प्रकार मेजर कर सकते हैं, किस किस तरीका से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की। बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा था, टर्नरी, क्वाटरनरी, एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एलॉय, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पिछली क्लास पढ़ा था। आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज न्यूमेरिकल का भी पॉइंट आएगा, हम लोगों का न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक डिस्कस होगा। आज आपको और मजा आएगा। पिछले क्लास तो केवल थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक डिस्कस हुआ था, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो टॉपिक हम लोग का होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहली बात कि आपके दिमाग में ये बात आ गया होगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, ऐसे हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी क्यों कहते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पढ़ते क्यों है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मेन मकसद पढ़ने का यह है कि सॉल्यूशन के पावर के सॉल्यूशन के पावर के बारे में बताता है कि कौन सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सॉल्यूशन वीक है। अब स्ट्रांग और वीक की बात आई तो आपके दिमाग में बात आएगा स्ट्रांग वीक का मतलब क्या है। सपोज कीजिए दो कंटेनर है, अगर कि दो कंटेनर है और दोनों में एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है, यानी कि एल्कोहल प्लस वाटर, इसमें भी एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन। अगर इसमें लिखा हो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें लिखा हो आपका 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मान लीजिए इस कंटेनर को आप ए नाम दे दिए, इस कंटेनर को आप बी नाम दे दिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है, किसका कंसंट्रेशन सबसे अधिक है। पिछले क्लास तो आप ये पढ़े थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के मतलब बारे में। कंसंट्रेटेड का मतलब गाढ़ा और डाइल्यूट का मतलब पतला। तो आपसे पूछा सबसे पहले आप ये दिमाग में एकदम सेट कर लिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का बस एक लॉजिकल मीनिंग हमारे पास है और आपके लिए भी, कि जो सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताता हो, सॉल्यूशन के पावर को बताता हो, सॉल्यूशन के मजबूती को बताता हो कि कौन सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है, किसका स्ट्रेंथ सबसे अधिक है, उसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और उसी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए, आपने दो कंटेनर लिया ए और बी, दोनों में एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है। इसमें लिखा है, अगर इस कंटेनर पे लिखा है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, एल्कोहल भी आपका लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की बात मैंने किया। इसमें लिखा है 50% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका मतलब यह हुआ कि इस कंटेनर में
एल्कोहल जो है 20% है और 80% वाटर है। इस कंटेनर में एल्कोहल 50% है और आपका 50% वाटर है। तो अब मैं अगर की बात करूं तो ज्यादा कंसंट्रेटेड स्ट्रेंथ मजबूती अगर देखा जाए तो एल्कोहल की मात्रा इसमें ज्यादा है, इसमें एल्कोहल की मात्रा क्या है, कम है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ये देखना होता है परसेंटेज मींस 100 की बात में बात आप करते हैं, यानी कि 100 ग्राम यानी 100 ml, अगर मैं बोलूं 100 ml सॉल्यूशन में 20 ml आपका एल्कोहल है, 80 ml आपका वाटर है। यहाँ 100 ml सॉल्यूशन में 50 ml आपका एल्कोहल है और 50 ml आपका वाटर है। तो इस अब ये स्ट्रेंथ आपने सॉल्यूशन का मेजर किया, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सर आप ये पूछना चाहते हैं सर स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग तो हम समझ गए कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को मेजर करता है, सॉल्यूशन के पावर को मेजर करता है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का पढ़ने का मेन मकसद हमारा यह है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा सॉल्यूशन कम स्ट्रांग है। जैसे कि इसका पैक जो होगा टाइट पैक होगा, इसका पैक जो होगा लाइट होगा, इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं ज्यादा स्ट्रांग है और ये क्या है, कम स्ट्रांग है। दोनों आपका लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा 20% है, लाइट है, यहाँ पे अल्कोहल की मात्रा 50% है, तो क्या है, हार्ड है यानी स्ट्रांग है। समझ गया आप? तो अगर कि आपसे कोई पूछेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा, तब बोलिएगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पर यूनिट का मतलब होता है छोटे, जब वॉल्यूम बात करना तो 1 लीटर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट लेंगे तो हम मास लेंगे बाबू, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए? तो जब हम वॉल्यूम की बात करेंगे सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे, जब हम मास की बात करेंगे सॉल्वेंट की बात करेंगे, तो डेफिनेशन समझ में आ गया, इसी पर फार्मूला आप लोग लिख लेंगे। क्लियर? समझ में आ गई बात? अब देखिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की मदद से हम क्या डिफाइन कर, क्या हम पता लगा सकते, तो समझ में आ गया। अब इसी पर एक टॉपिक आएगा आपका कंसंट्रेशन टर्म, यानी कि सॉल्यूशन के पावर को मेजर करने के लिए कौन कौन सा टर्म यूज होगा, किसकी मदद से हम सॉल्यूशन के पावर को बता सकते हैं। तो उसमें आएगा आपका कंसंट्रेशन टर्म। तो कंसंट्रेशन टर्म में दो बात आपको, एक बात आपको बेसिकली दिमाग में सेट करके रखना है कि कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली दो प्रकार से हम डिफाइन करेंगे। पहला जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा और दूसरा जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा जो कि वॉल्यूम से रिलेटेड होगा। नोटिस कीजिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा जिसका रिलेशन वॉल्यूम से होगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा जिसका रिलेशन ओनली एंड ओनली मास से होगा। यानी जब वॉल्यूम से रिलेट करेगा कंसंट्रेशन टर्म तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और जब कंसंट्रेशन टर्म केवल मास पे मास से रिलेट करेगा तो वह जो है सो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि टेम्परेचर और वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने आपको गैसियस स्टेट में भी बताया था, मोल कंसेप्ट में पढ़ाया था 11th क्लास में। ऐसे तो आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़े हुए हैं, लेकिन तब पर भी हम रिपीट कर रहे हैं ताकि अभी आप लोग 12th में गए थे ये कहने सर आप टॉपिक छोड़ दिए, एनसीईआरटी में आप नहीं पढ़ाए, ऑलरेडी हम आपको पढ़ाए हुए, इसलिए टेंशन आपको नहीं लेना है, बहुत कुछ आपको याद भी होगा, जो याद नहीं होगा यहाँ पे हम लोग सीख जाएंगे। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, पहला वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब सॉल्यूट का वेट लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे।
दो चीज आप समझ गए। इसी को मैं आगे जब मैं लिखाऊंगा तो परसेंटेज और स्ट्रेंथ करके टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको, जिसमें कि ये रहेगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। मोलारिटी नाम सुने होंगे आप, मोलारिटी के बारे में हमने 11th में भी आपको पढ़ाया था। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, मोल पर लीटर होता है। फिर आप पढ़े होंगे नॉर्मालिटी, ये नहीं पढ़े ऑलरेडी हम आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास में, उसमें बोला था मैंने आपसे कि 12th में इसको डिस्कस करेंगे। नॉर्मालिटी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, कैपिटल से सब हम लिखेंगे, आपको बोर्ड पे सब आप लिख लीजिएगा। फॉर्मालिटी फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो ये हमारे टर्म जो है वॉल्यूम से रिलेटेड है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। लेकिन एक साइड दूसरा तरफ आ जाए जो वॉल्यूम से, जो मास से रिलेटेड है, वॉल्यूम से नहीं है, जैसे कि आप ले लीजिए मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मास परसेंट यानी मास परसेंट को परसेंटेज ऑफ वेट बाय वेट भी कर सकते हैं, या वेट बाय वेट परसेंट, या मास बाय मास परसेंट। तो मास बाय मास परसेंट, परसेंटेज बाय मास भी इसे कहा करते हैं आप, मोल फ्रैक्शन। ये जो टर्म है, आप अगर दी मैं पार्ट्स पर मिलियन या पार्ट्स पर बिलियन की बात करूं, ppm और ppb, उसमें अगर दी हम वेट बाय वेट की बात करें तो वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि मास है। लेकिन दूसरा साइड में अगर हम बात करें ppm या ppb में वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। तो कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली हम दो कैटेगरी में डिवाइड किया आपके लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट वही होगा जो कि आपका वॉल्यूम से रिलेट करेगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हुआ होगा जो वॉल्यूम से रिलेट नहीं करेगा। समझ गए बात को? एक एक करके सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग इसका डिफिनेशन सब लिख लेते हैं। क्लियर? चलिए तो अभी हम लोगों ने इसका बारे में समझा था, उसी को मैंने डिफिनेशन लिखा, आप लिख लीजिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन या स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बारीकी से आप समझ गए हैं। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जैसा कि मैंने आपको समझाया था, अमाउंट का मतलब समझना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। आप समझते हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट क्या होता है? मोल। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम लेंगे बाबू, या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पर यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 लीटर। पर यूनिट की बात करें क्या बोलेंगे हम लोग? 1 लीटर। अब पर यूनिट मास ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1 लीटर, पर यूनिट मास की बात करेंगे तो 1 kg। जब हम मास लेंगे तो सॉल्वेंट का मास लेंगे, जब वॉल्यूम लेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। तो फार्मूला आपका क्या आ गया छोटू? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बराबर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट का बेसिकली मीनिंग होता है छोटे, मास और क्वांटिटी। मास भी ले सकते हैं और क्वांटिटी भी ले सकते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में मोल कंसेप्ट के बारे में। अगर ये आपसे कोई बोले कि 1 मोल CO2 कितने ग्राम के बराबर होगा? 44 ग्राम उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा। और 1 मोल CO2 में क्वांटिटी की बात आएगी तो मॉलिक्यूल की बात आएगी। Na मॉलिक्यूल्स होता है 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स। अमाउंट का मतलब होता है मास और क्वांटिटी। समझ गए? तो अमाउंट जब मैं लिखूं क्या समझना है? मास और क्वांटिटी। फिर मास का रिलेशन मोल से भी है, क्वांटिटी का रिलेशन भी मोल से है, आप सब समझते हैं। तो आइए, तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम लेंगे, जब हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो मास लेंगे। तो फार्मूला आ गया छोटू, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्वेंट। जब हम वेट लेंगे तो सॉल्वेंट का वेट लेंगे बाबू, जब हम वॉल्यूम लेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। समझ गए आप? इसको जल्दी आप लिख लीजिए। क्लियर?
तो चलिए अब हम लोग जो अभी मैंने आपको समझाया था कंसंट्रेशन टर्म के बारे में, तो पहले देख लें कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या है। अभी मैंने आपको बताया तो उसी को मैंने लिख दिया है। कंसंट्रेशन टर्म पढ़ने का मेन मकसद आप तो समझ चुके थे कि कौन सा सॉल्यूशन कितना स्ट्रांग है, कौन वीक है, सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को, सॉल्यूशन के पावर को, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए बेसिकली हम कंसंट्रेशन टर्म का यूज करते हैं। कंसंट्रेशन टर्म की मदद से ही बता पाते हैं कि कौन सॉल्यूशन ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सॉल्यूशन कम स्ट्रांग है। क्लियर? आइए, तो कंसंट्रेशन टर्म को मैंने दो कैटेगरी में बांटा था, टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या कहलाएगा बाबू? वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म। जिस कंसंट्रेशन टर्म्स का वॉल्यूम से रिलेशन होगा वह टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। समझ गए? और मास रिलेटेड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म किसे कहेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म वह कंसंट्रेशन टर्म कहलाएगा जिसका रिलेशन किससे होगा? मास से होगा। ओनली मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या कहेंगे? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। क्योंकि मान लिया जाए कि गर्मी में आपका वेट अगर 60 केजी है तो ठंडा में थोड़ा आपका वेट फलना केजी और 60 से कम हो जाएगा, है तो है। क्लियर? समझ गए? तो अब आइए, तो सबसे पहले हम टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, यानी सॉल्यूट का वॉल्यूम लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉल्यूट का वेट लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। मोलारिटी नाम सुने होंगे, 11th में मैंने पढ़ाया था, आपको ये भी 11th में पढ़ाया था, ये भी पढ़ाया, ये भी मोलारिटी, मोल पर लीटर, ये भी वॉल्यूम का रिलेशन है इसमें। नॉर्मलिटी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम का रिलेशन है। फॉर्मेलिटी, फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसका वॉल्यूम से रिलेशन है। यहाँ पे जगह नहीं था, इधर मैंने लिखा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, यहाँ भी वॉल्यूम का रिलेशन है। वॉल्यूम फ्रैक्शन, यहाँ भी वॉल्यूम का रिलेशन है। तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म आपके कहलाएंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि इसका रिलेशन वॉल्यूम से है। क्लियर? आइए इधर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म को देख लें। ओनली मास रिलेटेड कंसंट्रेशन टर्म, जिसका रिलेशन केवल मास से है, जैसे वेट बाय वेट परसेंट, सॉल्यूट का वेट लेंगे, सॉल्यूशन का वेट लेंगे। मोल फ्रैक्शन, केवल मोल रहेगा इसमें। मोल का फॉर्मूला तो जानते हैं कि क्या, अगर हम सॉल्यूट का मोल निकालना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। उसी तरह सॉल्वेंट का मोल निकालना, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास के रिस्पेक्ट में हुआ। अब क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, गिवन मॉलिक्यूल बटे एन ए मॉलिक्यूल। वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में एसटीपी एनटीपी देगा, सब मैंने आपको 11th क्लास में पढ़ा चुका था। मोलालिटी, मोल पर केजी, मास डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, वेट बाय वेट। अगर पीपीएम को हम वेट बाय वेट के टर्म में स्टडी करेंगे तो मास से डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। पीपीबी, पार्ट्स पर बिलियन, अगर इसका स्टडी हम लोग वेट बाय वेट के रूप में करेंगे, वेट बाय वेट के टर्म में करेंगे, मास पे डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारे जो कंसंट्रेशन टर्म है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म का जैसे मास फ्रैक्शन, मास का रिलेशन है, तो ये भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहलाएगा। इधर छोड़ के इधर आइए, इधर छोड़ के इधर देख लीजिए। पीपीबीएम को अगर वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में स्टडी करेंगे, वॉल्यूम रिलेटेड है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम रिलेटेड, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। पीपीबी वॉल्यूम रिलेटेड है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। वेट बाय वॉल्यूम के टर्म में पीपीबी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। हम आपको बताते हैं कि हम बारीकी से सारे को वन बाय वन स्टडी करेंगे। अभी मैंने एक जगह आपको इसलिए बता दिया कि सारे टॉपिक का स्टडी हम लोग बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म में करेंगे और एक एक करके सबका करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा चीज हम लिखाएंगे और सारा को बारीकी से अलग अलग करके बताएंगे और सारा पे हम लोग सवाल भी करेंगे। इसको आप लिख लीजिए, समझ गए? इसमें इंपॉर्टेंट क्या है सो देख लीजिए। मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी
और मोल फ्रैक्शन। कम से कम ये चार को आपको हर समय ध्यान में रखना चाहिए, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी। सारे को हम बारीकी से एक एक करके पढ़ेंगे। इसको लिखिए, फिर आगे हम इसको डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक। क्लियर? इसको अगला टॉपिक है, इसी को एक एक करके बारीकी से हम लोग फिर देखना स्टार्ट करेंगे। लिख लिया जाए। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी करेंगे। तो पहला है हमारा परसेंटेज स्ट्रेंथ। सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन की मीनिंग तो आप समझ गए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग समझ गए। परसेंटेज स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि 100 ग्राम शरबत है, चीनी को ले लीजिए, पानी को ले लीजिए, मिला दिए, शरबत बन गया। अगर दी कोई आपसे बोले कि भाई 100 ग्राम शरबत है जिसमें 40 ग्राम चीनी है और 40 ग्राम चीनी है और 60 ग्राम पानी है, तो आपका क्या होगा? 40% आपका शुगर हो गया और 60% आपका वाटर हो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? परसेंटेज स्ट्रेंथ। ऐसे अगर आपको कोई बोल दे कि 100 ग्राम अगर ड्रिंक एल्कोहल है, मतलब ड्रिंक है, मान लीजिए ड्रिंक है बना हुआ है, 100 ग्राम ड्रिंक है और उसमें जो है सो 40 ग्राम एल्कोहल है, तो एल्कोहल सॉल्यूट हो गया और वाटर सॉल्वेंट हो गया, तो एल्कोहल हो गया 40%, वाटर हो गया 60%, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। यह सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को बताता है, यानी कि कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपसे बात किया था कि परसेंटेज स्ट्रेंथ में हम 3 पढ़ेंगे, मास बाय मास परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। समझ गए आप? तो चलिए, तो परसेंटेज स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है? आप ऐसे भी कर सकते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। फिर समझिए, द नंबर ऑफ parts of solute present in 100 parts of solution is called percentage strength। यानी कि सॉल्यूशन का 100 पार्ट है, सॉल्यूशन का क्या है? 100 पार्ट है, इसमें सॉल्यूट का कितना पार्ट है यही हमारा बताता है परसेंटेज स्ट्रेंथ। मान लिया जाए एक सॉल्यूशन का 100 पार्ट है, उसमें सॉल्यूट का यदि 20 पार्ट्स है तो 20% सॉल्यूट हो गया, 80% हो गया आपका सॉल्वेंट और 100% आपका कहलाएगा सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देंगे, सॉल्यूशन बन जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। बात वही हुआ कि 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का क्या अमाउंट है, इसी को डिटरमिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? परसेंटेज स्ट्रेंथ। जो डिफिनेशन देख लिया है बाबू, इट मींस दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। समझ गए बाबू? चलिए, सपोज कीजिए कि आप ज्वेलरी खरीदने गए, ज्वेलरी का वेट है 100 ग्राम, ज्वेलरी आभूषण पहनने वाला। लेकिन आप भी जानते हैं प्योर गोल्ड का ज्वेलरी आभूषण नहीं बन सकता है, उसमें कॉपर मिला हुआ है, आपको पता है। तो जब ज्वेलरी खरीदने गए, उसका वेट है 100 ग्राम, अगर दी उसमें 20 ग्राम कॉपर है, इसका मतलब यह हुआ बाबू कि 20% कॉपर है और 80% गोल्ड है। तो कॉपर का वेट है 20 ग्राम और गोल्ड का वेट है 80 ग्राम, दोनों को मिला दिए 100 ग्राम हो गया ज्वेलरी का वेट। तो यहाँ पे वेट बाय वेट की बात मैंने किया, यानी कॉपर का भी वेट लेंगे और ज्वेलरी का भी वेट लेंगे, जिसे हम कहेंगे परसेंटेज बाय वेट या परसेंटेज बाय मास। मास क्या है, वेट क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, केमिस्ट्री में हम लोग रिलेट कर लेते हैं। तो इसी को वेट बाय वेट भी कहते हैं। परसेंटेज बाय वेट क्या है या परसेंटेज मास को वेट बाय वेट। तो आप मेरी बात समझिए, तो कॉपर सॉल्यूट है, गोल्ड सॉल्वेंट है, दोनों मिल गया बन गया ज्वेलरी।
कॉपर का यदि 20 ग्राम है तो कॉपर 20%, गोल्ड 80%, ज्वेलरी द 100%। तो यहाँ पे कॉपर का भी आपने वेट लिया और आपने ज्वेलरी का भी वेट लिया। तो यहाँ पे ध्यान देना, वेट बाय वेट का मीनिंग यहाँ पर यह हुआ कि सॉल्यूट का वेट लेंगे और यहाँ पे हम सॉल्यूशन का वेट लेंगे। तो ऊपर में हम सॉल्यूट का वेट लिखेंगे और नीचे में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन का वेट लिखेंगे। क्लियर, समझ गए बाबू? आ जाओ, तो वही चीज, तो आ जाओ सबसे पहले समझो इसका डेफिनेशन। परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या होता है? परसेंटेज बाय वेट का मतलब होता है, इट मींस दैट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जैसे भी परसेंट आया दिमाग में सेट करना है कि 100 के बारे में बात हो रही है। 5%, 10%, तो 5% मतलब क्या, 100 में 5, 10% 100 में 10। तो जहां भी परसेंटेज की बात आएगी तो 100 से कंपेयर करना। तो परसेंटेज ऑफ वेट का मतलब क्या होगा बाबू? इट मींस दैट द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम है, तो ये हमारा कहलाएगा परसेंटेज बाय वेट। तो कॉपर सॉल्यूट, गोल्ड सॉल्वेंट, दोनों सॉलिड है, मिला दिए, बन गया ज्वेलरी सॉल्यूशन। तो कॉपर का भी वेट लेंगे, ज्वेलरी का भी वेट लेंगे, परसेंटेज ऑफ वेट हमारा निकल जाएगा। समझ गए? तो डेफिनेशन देख लो, इट मींस दैट द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या हो गया? परसेंटेज बाय वेट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। समझ गए? तो आप इसे लिखिए, इसको आप ये भी लिख सकते हैं छोटे, या आप लिख सकते हैं परसेंटेज बाय मास बराबर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। लिख सकते हैं कि आराम से लिख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं छोटे, ये दो कंपोनेंट है। कंपोनेंट, ये फिर आया कंपोनेंट की बात। कंपोनेंट का मतलब होता है वह सब्सटेंस कंपोनेंट कहलाएगा जिससे मिलके सॉल्यूशन बनेगा। और हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब दो कंपोनेंट होगा उस सॉल्यूशन में। मान लो दो कंपोनेंट है, इसका मास है x ग्राम, इसका है y ग्राम। दोनों को जोड़ दिए तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन x प्लस y ग्राम कहलाएगा। तो इसका यदि फ्रैक्शन पूछे कोई, इसका मास बटे टोटल मास, इसका कोई फ्रैक्शन पूछे तो इसका मास बटे टोटल मास। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, को आप मास फ्रैक्शन तो आराम से कर सकते हैं, इनटू 100। तो ये आप ये भी कर सकते हैं छोटो कि परसेंटेज बाय मास और मास फ्रैक्शन इनटू 100। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे कहीं वॉल्यूम आया? नहीं आया। कहीं भी है? देख लो, नहीं आया। इसका मतलब यह है ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आप कर सकते हैं कि परसेंटेज बाय वेट, यानी वेट बाय वेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। पूछेगा क्यों? बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व विथ वॉल्यूम। ठीक है, समझ गए? क्लियर? इसको लिख लिया जाए, फिर हम इस पे आपको एक एग्जाम्पल कराएंगे, फिर हम इस पे एक आपको सवाल कराएंगे। चलिए,
एग्जाम्पल आ जाइए 10% weight by weight of HCl solution means, अगर आपसे कोई कहे कि 10% weight by weight of HCl solution means, इसका मतलब क्या होगा बता सकते हैं? इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ HCl present in 100 gram of solution, therefore weight of HCl बराबर 10 ग्राम, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर 100 में से 10 आप घटा दीजिए, यानी कि 90 ग्राम। समझो, ये तो आप समझ गए। वेट बाय वेट है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम नहीं है भाई। 10 एग्जांपल है 10% वेट बाय वेट, यही बात मैं बार बार कह रहा था। क्या लिखा? ध्यान दीजिए, 10% वेट बाय वेट, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट का वेट है 10 ग्राम और सॉल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम। हर समय जहां भी परसेंट आएगा समझेंगे सॉल्यूशन का वेट कितना है बाबू 100 ग्राम है, अगर दी वेट बाय वेट की बात होगी तो यहाँ पे 10% वेट बाय वेट का मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम क्या है HCl है। 100 ग्राम में यही नहीं कि 100 में 100 प्लस 10 110 ग्राम का देना, नहीं, 100 ग्राम में ही 10 ग्राम क्या है HCl है, जिसे पढ़ा जाएगा 10% वेट बाय वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन का मीनिंग होगा बाबू कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम HCl है। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम HCl है तो 90 ग्राम क्या होगा सॉल्वेंट, इसी को आप क्या कह सकते हैं? इट मींस दैट 10 ग्राम ऑफ HCl present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, therefore weight of HCl, weight of HCl आपका कितना है 10 ग्राम है, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 100 में 10 90 ग्राम। तो मैं बताना चाहता हूं यहां पे कि HCl जो आपका है छोटे यहां पर सॉल्यूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? सॉल्यूट कहलाएगा। और मैं आपको अधिकार देता हूं, अगर दी आपको कोई सॉल्वेंट नहीं दिख रहा हो तो आंख मूंद के आप वाटर ले लीजिएगा। क्या लीजिएगा? वाटर। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यहाँ पे आप बच्चा पूछेगा 10% वेट बाय वेट ऑफ HCl सॉल्यूशन, सर यहाँ पे सॉल्वेंट क्या, वाटर ले लो, सोचना क्या? अगर 10 ग्राम HCl है 90 ग्राम क्या है आपका वाटर है, समझ गए? इसको लिखिए। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 20% बाय वेट, एक चीज और सीखो छोटू, 20% बाय वेट कहे या वेट बाय वेट कंसिडरेशन लेना, शॉर्ट फॉर्म है। 20% बाय वेट को वेट बाय वेट भी आप कर सकते हो ऑफ एनी सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब क्या होगा? इट मींस दैट 20 ग्राम ऑफ NaOH present in 100 gram of solution, therefore weight of NaOH, NaOH को हमने क्या बोला था? सॉल्यूट मान लो, सॉल्यूट है ही, मानना क्या है? बराबर 20 ग्राम टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट
आंख मूंद के वाटर ले लेना है। 100 माइनस 20 बराबर 80 ग्राम। मैं आपको अधिकार दिया कि अगर दिया आपको कोई सॉल्वेंट नहीं दिखे तो वाटर लेना है, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। तो 20% बाय वेट यानी वेट बाय वेट ऑफ एन सॉल्यूशन का मतलब छोटे टोटल सॉल्यूशन का वेट 100 ग्राम है, जिसमें 20 ग्राम क्या है आपका NaOH है। तो NaOH आपका सॉल्यूट हो गया, और यहाँ पे सॉल्वेंट हम वाटर ले लेंगे। तो NaOH का वेट है 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट यानी वाटर का वेट हो जाएगा 80 ग्राम। समझ गए? इस तरह का न्यूमेरिकल आपसे 12th के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इससे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे, इसका बहुत आगे यूज है। जब भी आप अच्छे अच्छे सवाल करेंगे तो परसेंटेज जब दिया रहेगा तो आपको परसेंटेज का मीनिंग समझना है कि परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। जल्दी लिखिए इसको, आप सवाल करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग मास परसेंट पे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सी इंडेक्स से बिलोंग करता है। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहाँ पे छोटे कितना कंपोनेंट है सो बताओ। यहाँ पे दो कंपोनेंट है, कौन कौन है? एक बेंजीन है और दूसरा क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड है। समझ गए? अभी दोनों कंपोनेंट को मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? अब देखो बेंजीन है कितना? 22 ग्राम, और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है? 122 ग्राम। अब बताओ ज्यादा अमाउंट, अमाउंट का मतलब ध्यान देना, मास और क्वांटिटी, बार बार बात को बोल रहा हूं, मास और क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यूनिट होता है मोल। इसका मास कितना है? बेंजीन का 22 ग्राम है, इसका है 122 ग्राम। तो ज्यादा मास किसका है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ये क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। इसका मास कितना है? इसका मास आपका है 22 ग्राम कम, तो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। तो कैसे बनाएंगे? अगर बोर्ड में आएगा तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका कौन होगा? बेंजीन। सॉल्वेंट कौन कहलाएगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। मास परसेंट तो मास से लिख दो, अच्छा लगेगा। मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि बेंजीन का 22 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का कितना है? 122 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बाबू? सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट को जोड़ दो, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 22 प्लस 122 बराबर 144 ग्राम। अब आपसे कोई पूछेगा कि अभी एक बार बस लिख रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि मास परसेंट बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, बार बार नहीं लिखूंगा, बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। समझ गए? देयरफॉर मास परसेंट ऑफ बेंजीन पहले निकाल लो, तो क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ बेंजीन। सॉल्यूट आपका कौन है? बेंजीन है। इसका मास का मास कितना है बताओ? बेंजीन का 22 ग्राम है ना बाबू, 22। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 144 इंटू 100, तो 22 बटे 144 इंटू 100 कर दिया जाए, आएगा 15.28%। आप पूछेगा कि मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड,
तो टोटल मास सॉल्यूशन का परसेंट का मतलब टोटल मास कितना 100। दो तरीका है, आप ये कहो इसका मास कितना दिया है छोटे 122 बटे कितना करोगे 144 इंटू 100 करोगे डिवाइड 84.72%। या आप ये भी कर सकते हो मास परसेंट ऑफ CCl4 बराबर 100 माइनस मास परसेंट ऑफ बेंजीन। समझ गए? तो 100 माइनस 15.28 कर दो, इसको घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 84.72%। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। मैं ये भी बताता हूं मास परसेंट का सवाल इसी टाइप का आएगा, और बस आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है, और जिसका मास परसेंट पूछेगा उसका आराम से आप निकाल दीजिएगा। अगर ये एक का मास परसेंट, देखिए बार बार इस हमारे चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर में हमको केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, इसलिए दो ही कंपोनेंट मिलेगा आपको। इस कंडीशन में अगर ये एक का मास परसेंट आपको पता चल गया, दूसरा निकालने का भी काम नहीं है, 100 में से उसको क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, क्योंकि दोनों को मिलाएंगे तो 100 हो जाएगा। मास परसेंट का मीनिंग ये होता है कि 100% सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मात्रा है। अगर ये सॉल्यूट हमारा 40% है, सॉल्वेंट 60% होगा। अगर ये सॉल्वेंट हमारा 80% है, सॉल्यूट 20% होगा। एक का निकलेगा दूसरा ऑटोमेटिक निकाल देंगे। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? समझिए बाबू। तो आइए अब हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ का सेकेंड टर्म, सेकेंड पॉइंट डिस्कस करेंगे। परसेंट मास बाय वॉल्यूम। परसेंट मास बाय वॉल्यूम को हम लोग वेट बाय वॉल्यूम परसेंट भी कर सकते हैं। वेट बाय वॉल्यूम, इसका मतलब यह हुआ कि सॉल्यूट का हम लेंगे वेट और सॉल्यूशन का हम लेंगे वॉल्यूम। ध्यान देना, सॉल्यूट का क्या लेंगे वेट, सॉल्यूशन का क्या लेंगे वॉल्यूम। ये मौका कब आएगा आपको, सीखिए। चलिए, आप 1 लीटर शरबत है, मान लीजिए कि 1 लीटर शरबत है, और 1 लीटर में आपको अच्छा समझ में नहीं आएगा, आप 100 ग्राम लीजिए, 100 ml लीजिए, हटाइए। चलिए 100 ml शरबत है, क्योंकि परसेंटेज की बात तो लीटर हटाइए। 100 ml शरबत है, अगर दी उसमें आपसे बोला जाए कि भाई 10 ग्राम चीनी है, कितना है 10 ग्राम चीनी है या 20 ग्राम चीनी, मान लो 20 ग्राम चीनी है। 100 ml शरबत है जिसमें 20 ग्राम चीनी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है। तो आप बोलेंगे चीनी आपका सॉल्यूट है और सॉल्वेंट आपका पानी है। तो उस कंडीशन में चीनी कितना परसेंट है और पानी आपका जो है सो कितना परसेंट है, सॉल्वेंट कितना परसेंट है। तो आप कह सकते हैं इस कंडीशन में कि आपका जो सॉल्यूट है, जो आपका चीनी है, वो आपका 20% है, और आपका 80% जो है आपका वो क्या है, सॉल्वेंट है। समझ गए इस बात को? आइए, तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम यानी वेट बाय वॉल्यूम, एक का वेट लेंगे दूसरा का वॉल्यूम लेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इट मींस दैट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए परसेंट बाय वेट में हम लोग वेट बाय वेट लिखे थे, उसमें सॉल्यूट का भी वेट लिए थे, सॉल्यूशन का भी वेट लिए थे, या नहीं? यहाँ है परसेंट मास बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। सॉल्यूट का वेट लेंगे, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, सॉल्यूट का क्या लेंगे वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। इट मींस दैट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉल्यूट का वेट ग्राम में लेना है, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या होगा छोटू, देयरफॉर परसेंट वेट बाय वॉल्यूम बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml into 100। एग्जांपल 10% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि 100% सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वेट कितना है 10 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया 100 ml। एक लॉजिकल बात है, सॉल्वेंट का वेट तभी निकलेगा जब हमको डेंसिटी पता होगा, आगे बताएंगे आपको।
तो 10% weight by volume of HCl solution means it means that 10 gram of HCl present in 100 gram of solution. Therefore weight of HCl यानी solute 10 gram और total volume of solution कितना 100 ml. अब हमारा बच्चा हमसे कहेगा सर यहाँ पे weight of solvent कितना होगा, तो weight of solvent कितना होगा भाई, तो इस पे आपको समझना है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट तभी निकल सकता है जब हमको डेंसिटी पता हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं वाटर अगर दिया आपका सॉल्वेंट है तो आप जानते हैं कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर होता है, इसलिए आराम से हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम यहाँ पे चीनी पानी का जो एग्जाम्पल लिए थे वो वाटर को लेकर के लिए थे। वाटर का डेंसिटी हमको ऑलरेडी पता है 1 ग्राम पर लीटर या 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर, तो कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर दी वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है, अगर एक मोल के लिए बात है तो मॉलिक्यूलर मास बराबर मास, अगर दी वाटर का मास पता हो, डेंसिटी फिक्स है 1 ग्राम पर ml या 1 kg पर लीटर, तो आराम से मास बराबर हम आराम से उसका वॉल्यूम से रिलेट करके कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए बात को। तो एक और एग्जांपल अगर ले लिया जाए आपके लिए, अगर दी आपसे कोई कहे कि 20% weight by volume of NaOH solution means, तो क्या बोलेंगे आप बताइए। It means that, जो बोला जाए आप बोलिए मन से, 20 ग्राम of NaOH प्रेजेंट बोले डिजॉल्व बोले कंफ्यूज नहीं करना है, प्रेजेंट इन 100 ml of solution, therefore weight of NaOH in solute बराबर 20 ग्राम टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर ना, वेट नहीं होगा बाबू, वॉल्यूम होगा यहाँ पर, क्योंकि हम पढ़ा है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ml। समझ गए। अगर भी आपसे एक एग्जाम्पल के बारे में आपसे पूछ दिया जाए, एग्जाम्पल तो ले लीजिए, चलिए समझ गए, आप इसे लिख लीजिए। चलिए हाँ, एक चीज और समझिए, यहाँ पे वॉल्यूम है कि नहीं, वॉल्यूम है तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, 100% करेगा, तो आप लिख सकते हैं कि मास परसेंट या परसेंट मास बाय, यदि आप सिंपल लिखिए ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व विथ वॉल्यूम। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम से रिलेट रखता है। अभी कुछ देर पहले हमने कंसंट्रेशन टर्म आपको पढ़ाया था, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिख लिया जाए, फिर हम पढ़ेंगे आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्लियर, जल्दी लिखो। तो चलिए अब हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ का तीसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट ये कंसंट्रेशन टर्म का है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी हम कहते हैं। इसका यूज हमें कब पड़ेगा समझिए, दो कंटेनर, चलिए और दोनों में एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन है,
इसमें जो है, इसमें भी अगर मान लिया जाए, हम ऐसे बताएं आपको कि इसमें जो लिखा है कि 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दोनों में एल्कोहल वाटर का सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा है 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें लिखा है 40% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब इधर यहां यह हुआ कि इसमें 20 ml एल्कोहल है और 80 ml वाटर है। इसका मीनिंग यह हुआ 40% वॉल्यूम का, 40 ml एल्कोहल है और आपका 60 ml वाटर है। तो आप समझ गए। तो अगर दी, मेरे कहने का मीनिंग यह है, अगर दी कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन इसको ड्रिंक किया तो उसके बॉडी में 100 ml अगर ये ड्रिंक किया तो उसके बॉडी में 20 ml एल्कोहल गया, इसको ड्रिंक किया 100 ml तो उसके बॉडी में 40 ml एल्कोहल गया। तो यहाँ पे जब लिक्विड और लिक्विड, जब सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड हो, तो हमारा तब हम बात करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का। समझ गए? क्या बात करेंगे? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम को वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट भी कहेंगे। क्या बोलेंगे इसके बारे में बाबू? कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना ml सॉल्यूट है, ये रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। डिफिनेशन क्या होगा? इट मींस दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml, सॉल्यूट का वॉल्यूम ml में लेंगे, सॉल्यूशन का ml में लेंगे, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि परसेंटेज वाली बात है। तो फार्मूला परसेंटेज बाय वॉल्यूम यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml टोटल वॉल्यूम सोर्स ml इनटू 100। अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको, देखो एक चीज और समझो। अगर दी मान लो दो कंपोनेंट है, ये अल्कोहल है, वाटर है, दोनों को मिला दो, ड्रिंक बन गया। अगर दी इसका वॉल्यूम x ml है, इसका y ml है, तो इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछेगा तो x बटे x प्लस y, क्योंकि अगर इसका x ml इसका y दोनों को जोड़ दो x प्लस y ml कहलाएगा। तो इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन x बटे x बाय x प्लस y, इसका वॉल्यूम फ्रैक्शन y बटे x प्लस y। तो जब भी आपसे वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यही भी कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे क्या है? वॉल्यूम फ्रैक्शन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 करोगे तो आपका ये भी कहला सकता है वॉल्यूम फ्रैक्शन इनटू 100, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉल्यूम फ्रैक्शन। चलिए एग्जांपल देख लो, ये समझाया था हमने आपको। 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ एन सॉल्यूशन मींस, इसका मतलब क्या है? 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH यहाँ पे क्या है? सॉल्यूट है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 ml सॉल्यूशन में NaOH जो है 10 ml होगा, यानी कि सॉल्यूट 10 ml होगा, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 90 ml होगा। और सॉल्वेंट अगर नए कुछ तो क्या मानेंगे? वाटर, वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, हमने बताया आपको। इट मींस दैट 10 ml of NaOH present in 100 ml of solution, therefore volume of NaOH यानी सॉल्यूट बराबर 10 ml और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बराबर 90 ml। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट की हम बात करेंगे बाबू, दोनों वॉल्यूम है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कि आप कह सकते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व विथ वॉल्यूम। जो वॉल्यूम से इन्वॉल्व रहेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग इस पे क्या करेंगे? सवाल करेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ में मैंने आपको पढ़ाया
परसेंटेज बाय वेट यानी वेट बाय वेट, मास परसेंट बाय वॉल्यूम यानी वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट यानी परसेंटेज वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सबका यूज भी आप समझ गए। लिखिए अब हम लोग इस पे क्या करेंगे, सवाल करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 200 ml ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml है, डेंसिटी कितना है, 1.2 ग्राम पर ml, कंटेनिंग 24 ग्राम ऑफ NaOH, डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देख करके स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन किस में, पहला वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वेट बाय वेट परसेंट। तो आप समझ रहे हैं, सबसे पहले हम ये देखेंगे, मैं बार बार आपको कहता हूं कि जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो आप डायरेक्ट बनाना स्टार्ट नहीं कीजिए। जैसे कि जब हमारी आपकी तबीयत खराब होती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता पहले कहाँ है, पहले कंपाउंडर से भेंट होता है। तो कंपाउंडर पूछता है कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कितना उम्र है, फिर वेट करता है, फिर बीपी चेक करता है, तब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर तब डॉक्टर पूछता है कि क्या हुआ। और हम लोग मन ही मन सोचते हैं कि जल्दी पूछो यार हुआ क्या है, दवा दो ठीक हो जाए। नहीं, दैट इज कॉल्ड डायग्नोसिस। इसलिए जब भी आपको हम सवाल देते हैं सबसे पहले आप ये समझिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्या क्या दिया है, उसके बाद ये देखना है कि निकालना क्या है। अगर दी क्वेश्चन समझ में आपको आ जाए तो मैं 100% कह सकता हूं कि आप क्वेश्चन को बना देंगे। क्वेश्चन बनता कब नहीं है बाबू, बताओ? जब क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। जब क्वेश्चन समझ में आ जाए तो 100% बनेगा। बनता कब नहीं, जब क्वेश्चन ने बुझाया। क्वेश्चन बुझाता कैसे नहीं, जब हम डायरेक्ट बिना पढ़े बिना अधूरा पढ़े अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, उसके बाद क्वेश्चन बनाना भी स्टार्ट करें। क्लियर? तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 200 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है छोटे, 1.2 ग्राम पर ml। क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि सॉल्यूट आपका कौन है, NaOH है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है बाबू, 24 ग्राम। तो सबसे पहले फर्स्ट बना लेते हैं, चूंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट बराबर पढ़े हो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। चलिए, तो सॉल्यूट का वेट कितना है आपका, 24, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है आपका, बताइए, 200। गुने 100, सुना सुना कट गया, 12 दूने 24, कितना परसेंट आ जाएगा बाबू, 12%। लिखो इसको। अब हम लोग सेकेंड को बनाएंगे, ठीक है बाबू, लिखो जल्दी इसको। चलिए अब हम लोग सेकेंड देखते हैं इसका। पहला तो हम लोग सॉल्व कर लिए, सेकेंड में आइए। कह रहा है वेट बाय वेट परसेंट। तो वेट बाय वेट परसेंट आप जानते हैं कि वेट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन यहाँ पे तो सॉल्यूशन का वेट है ही नहीं, यहाँ सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है और वॉल्यूम दिया है। तो डेंसिटी और वॉल्यूम से हम क्या निकाल लेंगे, वेट निकाल लेंगे। तो आप बताइए, आप पढ़े होंगे कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम। इसलिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन
बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो आप मुझे ये बताओ बाबू, क्वेश्चन में डेंसिटी कितना है 1.2, वॉल्यूम कितना है 200, डैश पे उड़ाओ, नीचे 10 आ गया, कट गया, तो 12 दूना 24, 240 ग्राम। एक सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया। अब हमको निकालना है वेट बाय वेट परसेंट, इसलिए वेट बाय वेट परसेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट। अभी आप पढ़ाए हम आपको, फार्मूला याद रखिएगा बाबू, कंसेप्ट समझो, फार्मूला नहीं तो कंसेप्ट और फार्मूला खुद बना दोगे, समझ गया। ग्राम बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100। अब मुझे बताओ सॉल्यूट का वेट अभी कितना था, निकाले थे 24 ग्राम दिया हुआ था, ठीक है। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला 240 गुने 100, कट गया 24 कट गया, कितना परसेंट आया 10%, समझ गए। तो जैसा वैसा अगर डेंसिटी दिया हो, वेट बाय वेट पूछे, वॉल्यूम दिया हो, तो फट दवर सॉल्यूशन का मास निकाल लेना। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना मैं उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक और इस टाइप का थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट पूरा क्या होगा हम लोग का परसेंटेज स्ट्रेंथ का क्लियर हो जाए। लिख लीजिए इसको, अभी हमने एक टॉपिक पढ़ा था परसेंटेज स्ट्रेंथ, जिसमें फर्स्ट था परसेंटेज बाय वेट यानी वेट बाय वेट, दूसरा था मास परसेंट बाय वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। उसी बेसिस पे हम लोग सवाल कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ यानी कंसंट्रेशन, जहां स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन सेम चीज, कभी कंफ्यूजन नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना है भाई 1.25 ग्राम पर ml, एज 20% वेट बाय वेट, एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ इन वेट बाय वॉल्यूम। डेंसिटी सॉल्यूशन का दे दिया है 1.25 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ दिया है 20% वेट बाय वेट। अब पूछ रहा है वेट बाय वॉल्यूम में स्ट्रेंथ क्या होगा। तो सबसे पहले छोटे सरकार, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला क्वेश्चन क्या कहता है समझो। सबसे पहले ये समझो 20% वेट बाय वेट मींस, अगर आपसे कोई कहे कि आप मुझे बताइए 20% वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है, इट मींस दैट 20 ग्राम of solute present in 100 gram of solution. Therefore, weight of solute बराबर 20 ग्राम और टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन बराबर 100 ग्राम। चलो इसका पॉइंट नहीं समझ गए, ये पॉइंट की आवश्यकता मुझे क्यों पड़ा कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, सॉल्यूट का क्या लेंगे वेट लेंगे, सॉल्यूशन का क्या लेंगे वॉल्यूम लेंगे। तो 20% वेट बाय वेट से हमको सॉल्यूट का वेट पता चल गया और सॉल्यूशन का वेट पता चल गया। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा भाई, वेट है तो डेंसिटी दिया है पगला, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है आपका 1.25 ग्राम पर ml। हम जानते हैं अगर ये हमको वॉल्यूम निकालना है, सॉल्यूट का वेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए मुझे, तो जानते हैं कि डेंसिटी बराबर होता है मास बाय वॉल्यूम, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डेंसिटी, अगर ये वॉल्यूम निकालना है तो आपको
मास बाय डेंसिटी। तो मास कितना है छोटे सॉल्यूशन का? 100 ग्राम है। डेंसिटी कितना है? 1.25। डेसिमल उड़ाओ, नीचे चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा आपका 100। 25 से काट दो, 25 चौका 100, 25 25 सवा 100, 20 25 100, 20 चौक 80 ml। अब यहां देख लीजिए आप, अब हमको निकालना है वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, जगह थोड़ा नहीं मिल रहा है, सॉल्यूट इन ग्राम बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml into 100। ठीक है, चलो देखते हैं एडजस्ट करके। तो सॉल्यूट का वेट कितना है छोटे? 20 ग्राम। बहुत अच्छा। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है छोटा? 80 इंटू 100। तब 20 चौक 80, 25 चौका 100, कितना परसेंट हो गया? 25%। लिख लीजिए, फिर हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। चल, तो अभी हम लोग परसेंटेज रेस्टेंस डिस्कस किए थे, जिसमें कि आपका था परसेंटेज बाय वेट, वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो आपका उस टॉपिक से जो होमवर्क है आज का, एनसीईआरटी इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1 टू आईटी मेन 2013-17, ये मिलेगा आपको आईटी मेन में। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जब चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर देखिएगा 11th वाला, उसमें कंसंट्रेशन टर्म है, इसलिए उसका एक क्वेश्चन है जो सॉल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म से बिलोंग करता है। नीट का क्वेश्चन है 1995 का, जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में आपको मिलेगा। अब हम अगला कंसंट्रेशन टर्म मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। उसके पहले आप समझ लीजिए कि मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से डिनोट करते हैं। हमने पहले ही आपको बता दिया कि इस चैप्टर में हमको केवल बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट्स होगा। मान लीजिए ये बाइनरी सॉल्यूशन है, इसमें दो कंपोनेंट है, इसका नाम दो कंपोनेंट, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। ठीक है, इसका मोल है x, इसका मोल है y। टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? x प्लस y। इसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा, इसका मोल बटे टोटल मोल। इसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा, इसका मोल बटे टोटल मोल। बस, और कहीं को दिमाग नहीं। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल ऊपर में रखना है, बटे टोटल मोल करना है। यही मोल फ्रैक्शन आपका होता है। यानी कि समझ जाइए, ये रेशियो है। किसका रेशियो है? जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका बटे टोटल मोल्स। तो ये डेफिनेशन देख लो छोटे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में इतना टाइप का कंपोनेंट है, सबको जोड़ दो, इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। सपोज करो 1 मिनट के लिए अगर देखा जाए तो ऐसे तो बाइनरी ही पढ़ना छोड़ो, डाटा कंपोनेंट्स को फायदा है नहीं। तो अगर ये 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, सपोज करो 4 कंपोनेंट है, एक का मोल है ए, एक का मोल है बी, एक का मोल है सी, एक का मोल है डी। तो पहला कंपोनेंट का मोल ए था, उसका मोल फ्रैक्शन ए बाय ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन पूछेगा उसका मोल बटे टोटल मोल कर देना। यानी रेशियो है किसका भाई? जिसका मोल फ्रैक्शन बटे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो फार्मूला क्या हो जाएगा छोटू?
देयरफॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, कंपोनेंट का मतलब या तो सॉल्यूट या तो सॉल्वेंट, जिससे मिलकर सॉल्यूशन बनेगा, बाय मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सपोज करो कंपोनेंट की जगह हम सॉल्यूट ले लिए तो कहलाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। किसका? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का। सपोज करो कंपोनेंट की जगह सॉल्वेंट ले लिए तो कहलाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए छोटू? तो मोल फ्रैक्शन, चलिए अब इसको आप समझा देते हैं लेकर के कंपोनेंट। आइए let a solution containing two components, components मीन जिससे उनका सॉल्यूशन बनेगा A एंड B। A को मान लो सॉल्यूट, B को मान लो सॉल्वेंट। एक चीज गौर करना, ये पूरा चैप्टर को हम ए और बी पे खत्म करेंगे। इसका मतलब जब भी हम ए की बात करेंगे तो सॉल्यूट की बात होगी, और जब भी हम बी की बात करेंगे तो सॉल्वेंट की बात होगी। समझ गए छोटू? लेट मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर Na। स्मॉल n से मोल को डिनोट करते हैं। Na मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बराबर Nb। इसलिए टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा छोटू? Na प्लस Nb। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ेंगे सॉल्यूशन बन जाएगा। इसलिए आपसे पूछेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन को x और सॉल्यूट का कह रहा है x से, तो क्या बोलेंगे? कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बताए थे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बराबर मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे कंपोनेंट कौन है? सॉल्यूट। तो क्या हो जाएगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आप कर सकते हैं देयरफॉर Xa बराबर सॉल्यूट का मोल आपने क्या लिया? Na बाय Na प्लस Nb। समझ गए आप? इसको लिख लीजिए। अब हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट Xb। यहाँ कंपोनेंट की जगह कौन हो जाएगा? सॉल्वेंट। अभी आपने पढ़ा था मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट और मोल्स ऑफ कंपोनेंट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट बराबर मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो कह सकते हैं Xb बराबर Nb बाय Na प्लस Nb। समझ गए? लिख लीजिए।
लिखा गया। आगे बढ़े, चलिए नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन of all components present in a solution is equal to 1। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर आप ये कहना चाहते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, इसलिए एक्स ए बराबर आप लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बी, या एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। इसे हम प्रूव भी करेंगे, आपको समझिए पहले, ये तो समझ गए, नोट का पहला पॉइंट है। अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें, टर्नरी क्वाड्रेंट कुछ भी ले लीजिए आप, मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है उसमें 5 कंपोनेंट है, तो अब ध्यान दीजिएगा पांचों का मोल फ्रैक्शन को जब आप जोड़ोगे तो 1 के बराबर आएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, तो हमारे लिए आसान है, 2 कंपोनेंट है, दोनों के सॉल्यूशन, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा, 1 आएगा। मैंने क्या लिखा है ध्यान दो, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इक्वल टू 1। यानी एक सॉल्यूशन में जितने सारे कंपोनेंट्स होंगे उसका मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा, 1 आएगा। समझ गए बाबू? इसका मतलब क्या बोल रहे हैं सर आप, इसका इसका कहने का मीनिंग यह है कि अभी हम बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, ए को मैंने सॉल्यूट माना था, अब बी को सॉल्वेंट माना था, इसलिए एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, इसका मतलब एक्स ए प्लस 1, देयरफॉर एक्स ए बराबर क्या देगा 1 माइनस एक्स बी, या x बराबर क्या 1 माइनस x। इसका मीनिंग यह है कि अगर दी एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन हमको पता चल गया तो दूसरा का निकालने की आवश्यकता नहीं है, 1 में से क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ गए? सपोज करो 2 कंपोनेंट है, एक का मोल फ्रैक्शन है 0.6, तो बी दूसरा का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 0.4, एक का है 0.2, दूसरा का 0.8, निकालने की आवश्यकता नहीं, अगर एक का निकल गया दूसरा को 1 से घटा देना है। समझ गए? नोट का सेकंड पॉइंट, मोल परसेंट बराबर मोल, पहले इसको प्रूव कर देते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। क्या प्रूव करना है भाई, कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 को प्रूव कीजिए सर। आइए, एक्स ए बराबर क्या लिखे थे आप, एन ए बाय एन ए प्लस एन बी, एक्स बराबर क्या लिखे थे आप, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। आप ऐसा कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी, तो ऊपर क्या है एन ए प्लस एन बी, काट दीजिए, क्या आ गया 1 प्रूव हो गया। समझ गए बाबू? चलिए नोट का सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे। मोल परसेंट बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू 100। बड़ी लॉजिकल फार्मूला है, इसे हम समझा देते हैं आपको। अभी आप मास परसेंट पढ़े थे, मास परसेंट पढ़े थे ना, तो मास परसेंट बराबर क्या पढ़े थे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100, यही पढ़े थे आप ना। चलिए, तो मास परसेंट अब ये होता है, अगर ये मास की जगह मोल ले लें, आ जाओ मोल कर दो मास की जगह हर जगह, कोई दिक्कत नहीं। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, बात तो आ गया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? मोल फ्रैक्शन इनटू 100। मैं उम्मीद करता हूं फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद आएगी, लिख लीजिए। अब हम इस पे क्या करेंगे? सवाल करेंगे। लिखा है, तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का एक और पॉइंट देख लीजिए। मोल फ्रैक्शन में कहीं भी आपको वॉल्यूम आया था? नहीं आया था। तो यह वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर बिकॉज़ इट डज नॉट इन्वॉल्व विथ वॉल्यूम। एक सवाल देख लो, क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं मोल फ्रैक्शन का बाबू। मोल फ्रैक्शन का क्या देख लेते हैं क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, ईच मींस प्रत्येक, यानी सिंगल की बात हो रही है। इन ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज, क्या होगा? कतनो सारा कंपोनेंट है, सारे का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होता है? 1 होता है। तो एक का क्या होगा? 1 से कम होगा। जब सबका सम अगर 1 है तो एक का क्या होगा? 1 से कम होगा। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, लेस देन 1। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, ध्यान दीजिएगा, ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 92 ग्राम ऑफ इथाइल एल्कोहल एंड 54 ग्राम ऑफ वाटर। इथाइल एल्कोहल हम पढ़ाएंगे आपको एल्कोहल चैप्टर में। डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मैंने आपको बोला था कि वाटर को बेसिकली हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, इसे भी यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा हम बता देंगे आपको। आपको लग रहा होगा कि 54 ग्राम वाटर है और 92 ग्राम इथाइल अल्कोहल है, मास ज्यादा है इथाइल अल्कोहल का, तो इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट होना चाहिए, वाटर सॉल्यूट नहीं। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट होगा, इथाइल अल्कोहल सॉल्यूट होगा। क्यों? हमने डिफिनेशन लिखाया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्विंग पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या होता है? मोल होता है। तो मोल देखेंगे छोटे, क्या देखेंगे? मोल। किसका मोल ज्यादा है, किसका मोल कम है? आइए तुरंत क्लियर हो जाएगा फिगर आपका। अब ये मान देखिए आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट आपका है इथाइल अल्कोहल। हम सॉल्यूट को माने थे ए, हम क्या बोले? ए और बी से हम पूरा चैप्टर को डील करेंगे। ए सॉल्यूट, बी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट बराबर आपका वाटर, इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है देख लो। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 92 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है? 54 ग्राम। हमको निकालना क्या भाई? हमको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। तो आपके दिमाग में बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन कहां कह रहा है, सो समझो क्वेश्चन में छोटे दो कंपोनेंट है, एक है इथाइल अल्कोहल, दूसरा है वाटर। एक का मास है 92 ग्राम, एक का है 54 ग्राम। यहाँ पे हमने बोला वाटर सॉल्वेंट है, तुरंत प्रूव कर देंगे हम अमाउंट से, मोल से निकाल करके। और सॉल्यूट आपका इथाइल अल्कोहल है,
तो पूछ रहा है कि मोल फ्रैक्शन सारे का निकालो। तो जैसे भी मोल फ्रैक्शन आएगा तो हमारे दिमाग में बस एक पॉइंट आएगा कि सबसे पहले सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल होना चाहिए। अगर ये सॉल्यूट सॉल्वेंट का मोल पता चल जाए तो आराम से मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। तो मोल कैसे निकालेंगे, हमने 11th में आपको पढ़ाया था कि अमाउंट का मतलब मास और क्वांटिटी। तो मास के रिस्पेक्ट में मोल निकालते हैं, क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में मोल निकालते हैं और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मोल निकालते हैं। समझ गए? तो अगर दी यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास के रिस्पेक्ट में मोल का फार्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्वेंट का भी गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये मास के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं। समझ गए? क्लियर? आइए, तो सबसे पहले अगर मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट देख लेते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। चलो कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट यहाँ पे ये है, कार्बन 2 है तो 24, हाइड्रोजन 5 1 6 है तो 6 कर दो, कार्बन का 12 होता है, 12 2 24, हाइड्रोजन का 5 1 6 है, 1 1 6, ऑक्सीजन का 1 है 16, जोड़ दिया 24 6 कितना हो गया बाबू, 30 और 16 46। ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वाटर, वाटर का गदाबो जानता है H2O, 16 और 2, ऑक्सीजन का 1 है 16, हाइड्रोजन तो 2, हाइड्रोजन का 1 का 1 होता 2 का 2, 16 2 18 ग्राम पर मोल। अब आप पहले मोल्स निकालो। मोल का फार्मूला बता दिए, मोल कंसेप्ट में हम पढ़ाए थे, बार बार एक ही फार्मूला लिखना कोई उचित नहीं है। समझ गए? इसलिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 92 बटे 46, 2 निकला। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है इसका 54, मॉलिक्यूलर मास 18, 18 दिया 54, 3 मोल निकल गया। अब बताओ वाटर का मोल ज्यादा है कि अल्कोहल का? भाई यहाँ पर वाटर का मोल ज्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट कहलाएगा, इथाइल अल्कोहल आपका सॉल्यूट कहलाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इथाइल अल्कोहल XA क्या होगा छोटका, Na बाय Na प्लस NB। इसका निकालो, सॉल्यूट का मोल कितना निकाला भाई, तो इसको मान लो तुम Na, लगले क्या है, इसको मान लो NB, कितना निकाला 2, टोटल मोल क्या हो जाएगा छोटू 2 + 3, तो 2 बटे 5, 5 और 20 0.4 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB इसको माना है आपने। चलो तो क्या हो जाएगा छोटू NB बाय Na प्लस NB, ठीक है। NB का बोलो, NB कितना है आपका 3, अब बटे 2 + 3 5, तो 3 बटे 5, ठीक है, तो क्या होगा 0.6। ये आपके लिए निकाले, मुझे भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग का है बताते हैं तुमको। इधर आओ दादा, अभी तुरंत हम सिखाए थे आपको कि इसको भी आप कर सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर
1 माइनस एक्स से, अभी पढ़ाया था ना आपको, एक्स से प्लस एक्स भी बराबर क्या होता है 1। यहाँ जगह नहीं मिल रहा, इधर लिख देते हैं, ठीक है, इधर आ जाओ। या आपका ये भी कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक्स बी बराबर क्या पढ़ा था अभी आप 1 माइनस एक्स से, बोलो क्यों, क्योंकि सर अभी कुछ देर आप पहले बताए थे द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स से। तो 1 एक्स से कितना निकाले हो, बोलो 0.4, तो क्या हो जाएगा 0.6। समझ गए, लिख लीजिए। फिर एक और सवाल कराते हैं इस पे, तब जाके कंसेप्ट हम लोग का क्या होगा क्लियर हो जाए। लिखा जाए, जल्दी लिखिए इसको। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 200 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान देना एक्वस सॉल्यूशन का है, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन होगा वाटर। एक्वा सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, सॉल्वेंट कौन होगा आपका वाटर होगा। समझ गए आप, एक्वा सॉल्यूशन जैसे क्वेश्चन में आया सॉल्वेंट बराबर वाटर, अभी मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। 200 ml ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी दे दिया है इतना, कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ NaOH, इसका मतलब सॉल्यूट NaOH है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या है सो देख लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूट बराबर NaOH, हम क्या बोले सॉल्यूट को मानेंगे A और सॉल्वेंट बराबर वाटर मान लो इसको B, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद क्या दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है आपका 60 ग्राम और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है 200 ml। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपका है 1.2 ग्राम पर ml। निकालना क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कि XA बराबर वाट। अब देखिए सॉल्यूट सॉल्वेंट पता चल गया, सॉल्यूट का वेट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है छोटे कि अगर कि मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है तो हमारे दिमाग में तुरंत अलार्म बजेगा कि इसका मोल चाहिए। तो इसका मोल तो निकल जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, इसका मोल गिवन मास ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो पहले इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट बराबर NaOH का, सोडियम का 23 और 16 39 और 1 40। लगे हाथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी देख लो, ऐसे अभी हम निकाले थे, आपके लिए लिख रहे हैं हम। वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन है। चलो मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के लिए होता है, समझ गए छोटू। चलो तो इसका मोल निकल जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट का मोल भी निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूट का मोल तो निकल जाएगा गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। और सॉल्वेंट का मोल कैसे निकला, सॉल्वेंट का गिवन मास पता है नहीं है, तो सबसे पहले हमको सॉल्वेंट का मास निकालना है। तो सॉल्वेंट का मास कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट का मास। तो सॉल्यूट का मास तो पता है लेकिन सॉल्यूशन का मास पता है नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन का मास कैसे निकलेगा, डेंसिटी दे दिया है सॉल्यूशन का और वॉल्यूम दे दिया है। हाँ आ गया फार्मूला, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाय वॉल्यूम।
डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, आप जानते हैं ना। आइए, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, इसलिए टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना डेंसिटी है छोटे क्वेश्चन में 1.2 है, वॉल्यूम कितना है जी 200 है, डेसिमल हटाओ 10, तो 12 दूनी 24, 240 ग्राम। चलो इसको लिख लीजिए, आप लिख लिए, आगे बढ़े। अगर इसका 240 ग्राम है सॉल्यूशन का मास, और सॉल्यूट का मास कितना है 60 ग्राम, है ना, इसलिए वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट 240 माइनस 60, यानी कि 180 ग्राम। अब लगे हाथ सॉल्यूट का मूल निकाल लो, सॉल्वेंट का मूल निकाल लो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा छोटका, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मास दिया तो मास के रिस्पेक्ट में लेंगे, क्वांटिटी तो क्वांटिटी रिस्पेक्ट में, गिवन मॉलिक्यूल बटे, देखो मास के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का मोल, गिवन मास बटे ग्राम मॉलिक्यूल, गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्वांटिटी रिस्पेक्ट में गिवन मॉलिक्यूल बाय एन मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट का भी वही करेंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन मास इन ग्राम बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो गिवन मास कितना है 60 और आपका मॉलिक्यूलर मास कितना है 40, तो कर दो 1 बटे 4 और 2 6 डेसिमल 1.5। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाल दो, वाटर सॉल्वेंट है, गिवन मास इन बाय ग्राम मॉल, गिवन मास कितना 180 निकल गया था अभी, मॉलिक्यूलर मास कितना है 18, कितना आ जाएगा 10। इसको आप सॉल्यूट को Na मान लो, इसको मान लो आप Nb, इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या भाई सॉल्यूट, यानी कि NaOH एक्स से क्या पढ़े हो Na बाय Na प्लस Nb कर दो, Na कितना है छोटू 1.5, Na प्लस Nb कर रहे हैं तो 1.5 प्लस 10 कर दो, तो 1.5 प्लस 11.5 0.13 आएगा, समझ के लिख लीजिए। तो आज हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन भी खत्म कर दिया, तो होमवर्क है मोल फ्रैक्शन के लिए इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एनसीईआरटी का, और नीट का 1999 का सॉल्यूशन चैप्टर का मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात समझिए कि अभी जब हमने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट किया तो हमने आपको बताया था कंसंट्रेशन टर्म में हमने दो कैटेगरी में किया था, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट वह कंसंट्रेशन टर्म होगा जो वॉल्यूम से रिलेशन रखेगा, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वह कंसंट्रेशन टर्म होगा जो मास से रिलेशन रखेगा केवल। तो वॉल्यूम से रिलेशन रखने वाला कंसंट्रेशन टर्म और मास से रिलेशन रखने वाला कंसंट्रेशन टर्म को जब हम रिलेट करेंगे तो डेंसिटी मुझे चाहिए, नहीं तो दोनों में रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जब मास और मास वाले में रिलेशन करेंगे डेंसिटी की आवश्यकता नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, समझ गए बाबू। अब वॉल्यूम से वॉल्यूम में भी करेंगे डेंसिटी नहीं चाहिए, जब हम मास और वॉल्यूम करेंगे तब डेंसिटी की बात आएगी। दूसरी बात, हमने आपको
फर्स्ट क्लास के इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि हम जो भी चैप्टर आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले उसका हम एक असाइनमेंट देंगे, उसके बाद हम उसी चैप्टर का खुद का लिखा हुआ नोट्स हम आपको सेंड करेंगे, आप उसे पढ़ेंगे और उसी नोट्स को वीडियो लेक्चर के द्वारा हम आपको समझाएंगे और उसमें भी जो आपको प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक के पढ़ने के बाद सवाल बनाने जो भी प्रॉब्लम आपको आएगा, ऐसे प्रॉब्लम होने हम नहीं देंगे। अगर भी प्रॉब्लम आ गया तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको सेंड करेंगे, हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और साथ में उसी प्रॉब्लम को जब हम अगले वीडियो में आएंगे तो उसी प्रॉब्लम को पहले हम डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ गए? क्लियर है? मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख लीजिए और YouTube चैनल जो आपके लिए बनाए जिन्हें आरके आनंद केमिस्ट्री क्लास है, इस पे जाकर के सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और उसके बाद जो भी आपको इसमें दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसको अगले क्लास सुधारें। समझ गए बाबू? थैंक यू। तो अगला क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे सुन लो। अगला क्लास हम लोग का जो पढ़ने का टॉपिक होगा, लिखो कॉपी में, मोलालिटी, स्मॉल m, relation between mole fraction and molality and relation between molality and percentage by weight, relation between molality and percentage by volume, ये टॉपिक और मोलारिटी कैपिटल M हम डिस्कस करेंगे। आप इसको पढ़ करके आइएगा, हम असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं। जो बच्चा के पास असाइनमेंट या हैंड रिटन नोट्स अभी तक नहीं पहुंचा है वो हमको इस नंबर पे कांटेक्ट करेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में उसको हम ऐड कर लेंगे। क्लियर बाबू? तो मन लगा के पढ़िए और अपना जहां भी है आप सेफ रहिए। ठीक है? ओके, थैंक यू। ओके, बाय।